नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जब से यह खबर चर्चा में आई है कि राहुल गांधी और विपक्ष नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर देने वाला है, उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि कयासों पर फिर ध्यान चला जाता है। पहले अखिलेश यादव ने खुलकर नीतीश कुमार से मोदी का साथ छोड़ने की मांग की थी और अब बिहार में ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर विवाद शुरू हो गया है। जेडीयू इस यात्रा से खुश नहीं है, उसके नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। वक्फ विधेयक पर सहयोगी भाजपा के साथ असहमति और लेटरल एंट्री पर भाजपा का साथ नहीं देने के बाद ये ताज़ा मामला है जो विवादों में फंस गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी इस यात्रा का विरोध किया है। जेडीयू के गुलाम गौस और नीरज कुमार ने गिरिराज की हिंदू जागरण यात्रा को संकेतों में विभाजनकारी बताया है। गौस और नीरज जेडीयू के एमएलसी हैं। दोनों जेडीयू नेताओं ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मंदिरों की बाड़ लगाने के लिए उसी उत्साह से काम किया है जिस उत्साह से उन्होंने कब्रिस्तानों की बाड़ लगाने के लिए काम किया। हमारी सरकार धार्मिक सौहार्द के लिए खड़ी है। जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने इन दोनों से पहले हिंदू जागरण यात्रा का विरोध किया था। चौधरी ने कहा कि सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लोग लगातार नीतीश कुमार पर नजर बनाए हुए हैं। मुस्लिम क्षेत्र में बीजेपी की हिंदू जागरण यात्रा का मोदी सरकार में सहयोगी एलजेपी ने भी इसका विरोध किया। एलजेपी रामविलास पासवान सांसद अरुण भारती ने कहा कि बीजेपी की मान्यता है कि हिंदुओं को एक रखा जाए, लेकिन हिंदुओं में तमाम कुरीतियां हैं। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। बीजेपी को जाति व्यवस्था के बारे में भी सोचना चाहिए, उन्हें जोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए पर हैं उनकी मदद करनी चाहिए। एससी एसटी पर जो अत्याचार होता है बीजेपी उसको रोकने में मदद करे। बता दें, हिंदू जागरण यात्रा की आधिकारिक घोषणा भी बाकी है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि यात्रा 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर से भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, हररिया और कटिहार तक जाएगी। ये इलाके सीमांचल के महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं। बहरहाल विपक्ष ने भी भाजपा के सांसद की प्रस्तावित यात्रा की आलोचना करते हुए कहा है ये विचार सांप्रदायिक कलह पैदा करने की आशंकाओं से भरा है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं किया, जिसके बाद सवाल उठने लगे। कारण बताया गया कि पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की याचिका को जो अवधेश प्रसाद के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, अब खबर है कि गोरखनाथ बाबा ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। यूपी तक की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो अवधेश प्रसाद सांसद चुन लिए गए, इसलिए हमने याचिका को ज्यादा फोर्स नहीं किया। चूंकि मामला पेंडिंग में है और अदालत ने संज्ञान लिया है तो मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा नहीं हुई। ऐसे में 1-2 दिन में हम याचिका वापस ले लेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भी दे देंगे। सोशल मीडिया पर यह बात गलत तरीके से बताई जा रही है कि बीजेपी चुनाव से डर रही है। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीख घोषित न करने पर अखिलेश यादव ने बयान दिया। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर बिना किसी का नाम लिए बगैर कहा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ आरोपों से नाखुशी जताते हुए एक जनहित याचिका खारिज कर दी। एक याचिकाकर्ता की ओर से भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर लगाए गए आरोपों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंगलवार को खारिज की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा कर्मियों को उन्हें अदालत कक्ष से बाहर ले जाने का आदेश दे दिया। याचिकाकर्ता अरुण रामचंद्र हुबलीकर ने सुप्रीम कोर्ट में सेवा से अपनी अवैध बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें नौकरी से गैर कानूनी तरीके से टर्मिनेशन दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने साल 2018 में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उन्होंने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग की है। रंजन गोगोई अभी राज्यसभा सांसद भी हैं। आरोप से नाराज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुरक्षा कर्मियों से हुबलीकर को अदालत कक्ष से बाहर ले जाने का निर्देश दे दिया। बता दें, इससे पहले 30 सितंबर को भी मौजूदा सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने
पूर्व सीजेआई गोगोई की जांच की मांग करने वाली याचिका पर कड़ी आपत्ति जता दी थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप एक जज को प्रतिवादी कैसे बना सकते हैं, कोई भी गरिमा होनी चाहिए। मंगलवार को भी सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता ने पूर्व सीजेआई का नाम लिया तो बेंच नाराज हो गई। बेंच ने कहा कि हम आप पर जुर्माना लगाने जा रहे हैं, किसी भी न्यायाधीश का नाम ना लें, आपके मामले में कोई दम नहीं है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। झारखंड में 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में 23 नवंबर को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग होगी। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं किया गया है। वहीं 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर रहे थे। इस बीच पत्रकारों ने उनसे ईवीएम और एग्जिट पोल को लेकर सवाल पूछे। इस दौरान राजीव कुमार ने एग्जिट पोल को लेकर टीवी न्यूज चैनलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहला आधिकारिक डेटा सुबह 9:30 बजे आता है, जबकि अधिकांश समाचार प्रसारक सुबह 8 बजे से ही नतीजे घोषित करने लगते हैं कि इतनी सीटें आगे चल रहे हैं, इतनी सीटें पीछे चल रहे हैं। लेकिन हम लोग वोटिंग की काउंटिंग ही 8:30 बजे शुरू करते हैं, तो ये लोग 8:05 से ही कैसे नतीजे बताने लगते हैं। हो सकता है कि ऐसा इसलिए करते हूं क्योंकि शुरू में ही उन्हें अपना एग्जिट पोल सही साबित करते हुए दिखाना होता हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा यह विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ न कुछ मंथन की जरूरत है। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने एग्जिट पोल पर कहा कि एग्जिट पोल को लेकर आत्मचिंतन की जरूरत है, लेकिन सैंपल साइज क्या था, सर्वे कहाँ हुआ, रिजल्ट कैसे हुआ, अगर मैं इस रिजल्ट से मैच नहीं करता तो मेरी क्या जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गिनती शुरू होते ही 8:05 और 10 मिनट पर नतीजे आने लगते हैं। ये नॉनसेंस है। बोला जाता है ये इतने से आगे हैं, हमारी पहली गिनती 8:30 बजे शुरू होती है। ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को सही ठहराने के लिए ऐसा किया जाता हो। आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान किया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त से हरियाणा में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सवाल पूछा गया। ईवीएम को लेकर कांग्रेस के आरोपों और शिकायतों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि अब लोग ये भी पूछते हैं कि अगर कोई पेजर को उड़ा सकता है तो क्या वो ईवीएम को नहीं उड़ा सकता है। उन्होंने कहा कि पेजर और ईवीएम अलग अलग हैं और कोई कनेक्शन नहीं। हरियाणा चुनाव में ईवीएम में बैटरी की समस्या का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी की शिकायतों के संबंध में उन्होंने कहा कि हम ईवीएम पर सभी 20 शिकायतों का व्यक्तिगत रूप से तथ्य दर तथ्य जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम बैटरी केवल वोटिंग के दिन ही जोड़ते हैं। जिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे गए हैं वहां 3 स्तरीय सुरक्षा है। ये नियम मेरे शामिल होने से पहले ही से ही था, ये काम आ रहा है। बता दें कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि काउंटिंग वाले दिन कई ईवीएम की बैटरी 99% थी और इन ईवीएम में वोट बीजेपी को 70% से ज्यादा मिल रहा था और जिनकी बैटरी 60 से 70% थी उनमें कांग्रेस आगे थी। कांग्रेस ने कहा कि डेटा के साथ खेल किया गया था क्योंकि बैटरी कम होनी चाहिए थी, लेकिन 99% धांधली बताती है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस लगातार धांधली का आरोप लगाती रही है। अब फरीदाबाद से कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट नितिन सिंगला ने वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास से बात करते हुए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले राउंड के अंदर 4 बूथ थे। लोकसभा चुनाव में इन बूथों पर कांग्रेस 12 से 90 वोटों से जीती थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उतने ही वोटों से यानी 1290 वोटों से ही हार जाती है। जिसके बाद हमने देखा कि 14 की 14 मशीनें 99% चार्ज थी। ये जो इलाका था ये स्लम एरिया था, कांग्रेस का मजबूत गढ़ था। कभी भी आज तक यहाँ से बीजेपी नहीं जीती है। इससे पहले पानीपत के काउंटिंग एजेंट भी ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज होने को लेकर आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना था कि वोटिंग के दिन के बाद बैटरी कम होनी चाहिए थी, लेकिन 99% कैसे थी। उन्होंने कहा था कि इन्होंने गलत मैंडेट दिखाया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों का ऐलान किया है, दूसरी ओर चुनाव आयोग ही कटघरे में खड़ा है। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बताया और अब महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव को हरियाणा चुनाव जैसा न बनने दें। पैसों का खेल हो सकता है, अगर चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष मानता है तो हम ऐसा नहीं मानते हैं। उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है, चाहे जो भी हो सरकार बदलेगी।
पीएम मोदी, अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से बनी ये असंवैधानिक सरकार बदलेगी। यूएस में सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ नाकाम हत्या की साजिश की जांच करने एक भारतीय दल वहां पहुंच गया है। वो मंगलवार और बुधवार को इस सिलसिले में कुछ स्थानों पर जाएगा और पूछताछ भी कर सकता है। ये जानकारी यूएस विदेश विभाग ने दी। यूएसए का न्याय विभाग इस दावे पर गौर करने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है कि एक अज्ञात भारतीय खुफिया अधिकारी ने पिछले साल एक प्रमुख सिख अलगाववादी अमेरिकी कनाडाई नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की योजना का निर्देश दिया था। इस खुफिया अधिकारी को CC1 बताया गया था। कथित CC1 को गिरफ्तार करने की जानकारी भी अमेरिका को दे दी गई है। बता दें, 1 अप्रैल को रिपोर्ट में वॉशिंगटन पोस्ट में CC1 की पहचान विक्रम यादव के रूप में की गई थी। भारत ने यूएस को सूचित कर दिया है कि उसने अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में CC1 के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। बता दें, पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में न्यूयॉर्क में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जा चुका है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने मामले में समन भी जारी किया है। कहा गया इसीलिए डोभाल पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर उनके साथ नहीं गए थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचे। ये पिछले कुछ वर्षों में किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। ये 9 साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2015 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। राजनयिक विवाद के बीच कनाडा ने अब भारत सरकार के खिलाफ नए और गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने आरोप लगाया कि कनाडा में मौजूद भारतीय एजेंट खालिस्तान समर्थक तत्वों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ काम कर रहे हैं। कनाडा के ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में कथित शामिल होने के लिए भारत में चर्चा में है। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज कर दिया है और कनाडा ने कई सबूत भी सौंपे हैं। अमेरिका का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत और कनाडा को लेकर रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक कनाडाई अधिकारी ने कहा कि जब कनाडाई अधिकारियों ने इस बात के सबूत पेश किए कि भारत ने निज्जर की हत्या और अन्य मामलों को अंजाम देने के लिए कनाडा में बिश्नोई के गिरोह के नेटवर्क को शामिल किया था, तो डोभाल ने शुरू में ऐसा दिखावा किया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है। हालांकि बाद में डोभाल ने बिश्नोई के बारे में तथ्य, आंकड़े और किस्से सुनाने शुरू कर दिए और स्वीकार किया कि वो जहां भी कैद है वहां से हिंसा को अंजाम देने में सक्षम है और अपने जेल के कमरे से वो गलत काम करने के लिए कुख्यात है। अधिकारियों ने कहा कि 31 वर्षीय बिश्नोई भारत के सबसे कुख्यात माफिया सरगनाओं में से एक है, लेकिन उस पर जेल में रहते हुए सोशल मीडिया पर सरकार के साथ सहयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। कनाडा में भारत सरकार पर खालिस्तान समर्थक आतंकियों की हत्या करवाने का आरोप लगाया गया है। कनाडा के इन आरोपों ने दोनों देशों के बीच संबंधों में और भी खटास पैदा कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें अधिकारियों ने भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया। साथ ही रिपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी जोड़ा गया है। पहले जब ये रिपोर्ट लिखी गई तब गृह मंत्री का नाम नहीं था, इसे बाद में अपडेट किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कनाडाई अधिकारियों के मुताबिक निज्जर की हत्या एक अलग घटना नहीं थी, बल्कि भारत के वरिष्ठ अधिकारियों और देश की खुफिया एजेंसी रॉ की ओर से किए गए एक बड़े प्रयास का हिस्सा थी। एक वरिष्ठ कनाडाई अधिकारी ने कहा कि हम जानते हैं कि वो निज्जर किलिंग, अन्य हत्याओं और कनाडा में चल रही वास्तविक हिंसा में शामिल हैं। कनाडा के मुताबिक कथित तौर पर भारतीय राजनयिक खालिस्तानी आतंकियों की खुफिया जानकारी निकालते थे जिसे रॉ की ओर से इस्तेमाल किया जाता था। कनाडाई अधिकारियों का आरोप है कि सूचना लगभग टॉप लेवल से भारत को भेजी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय राजनयिकों के बीच बातचीत और संदेशों में भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी और रॉ के एक अधिकारी का संदर्भ है। इन्होंने ही आतंकियों पर हमले की मंजूरी थी। वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट में लिखा कि कनाडाई अधिकारियों ने भारत में वरिष्ठ अधिकारी की पहचान अमित शाह के रूप में की है, जो मोदी के करीबी सर्कल के सदस्य हैं और गृह मामलों के मंत्री के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर कनाडाई अधिकारियों ने शनिवार को सिंगापुर में एक सीक्रेट मीटिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को शाह और अन्य सबूतों के बारे में डिटेल दी है। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। इस बीच अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है, ये साफ है कि भारत सरकार ने एक बुनियादी गलती की है।
ये सोचकर कि वो आपराधिक कामों को कनाडियन के खिलाफ कर सकते हैं। ये हमको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, इसीलिए हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ट्रूडो ने कहा कि कोई भी लोकतांत्रिक देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके देश के नागरिकों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद के मामले में सरकार से विपक्ष को विश्वास में लेने की अपील की। जयराम रमेश ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद करती है और उपेक्षा करती है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत कनाडा संबंधों के बीच बेहद संवेदनशील और नाजुक मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों के नेता, प्रतिपक्ष एवं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लेंगे। सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में कनाडा और भारत के बीच राजनीतिक विवाद जारी है। इस बीच न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि कनाडा से हमारी बात हुई है। विंस्टन पीटर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि हमें कनाडा ने दक्षिण एशियाई समुदाय के खिलाफ हिंसा और धमकी को लेकर चल रही आपराधिक मामलों की जांच के बारे में जानकारी दी। कनाडा की जांच एजेंसी की जांच सही साबित हो जाती है तो ये चिंता की बात होगी। हम न्यूजीलैंड और विदेश में चल रहे किसी आपराधिक मामले की जांच के विवरण को लेकर टिप्पणी नहीं करेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि कानून के शासन और न्यायिक प्रक्रियाओं का सम्मान और पालन किया जाए। मोदी सरकार अडानी को लेकर लगातार घिरती रही है, लेकिन फिर भी अडानी का काम नहीं रुकता है। उनको कुछ न कुछ बड़ा सरकार देती रहती है। अभी केन्या की बात चल रही है। कुछ दिन पहले बिजली के टेंडर को लेकर घिरी थी, जहां महाराष्ट्र और राजस्थान में ऐसे टेंडर निकाले गए थे जो अडानी के लिए ही थे। ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया था, रखा गया था, जिससे बाकी लोग साइड हो गए थे। अब धारावी में भी वही हुआ। महाराष्ट्र कैबिनेट ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए आवास टावर बनाने के लिए अडानी समूह को शहर के सबसे पुराने और सबसे बड़े डंपिंग ग्राउंड में से एक देवना डंपिंग ग्राउंड की 124 एकड़ जमीन आवंटित करने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अडानी समूह के धारावी प्रोजेक्ट में कई लैंड पार्सल इस समूह को महाराष्ट्र सरकार ने दिए हैं। सोमवार को दिया गया लैंड पार्सल सबसे ताजा मामला है। पिछले एक माह में अडानी समूह को लैंड पार्सल का यह तीसरा मामला है। हालांकि जमीन सौंपने से कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने कूड़े के ढेर पर आवासीय टावरों के निर्माण की अनुमति देने और लोगों को शहर की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट के इतने करीब रहने की अनुमति देने पर चिंता जाहिर की। मुंबई सस्टेनेबिलिटी सेंटर के डायरेक्टर ऋषि अग्रवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सरकार को डंपिंग ग्राउंड के अंदर लोगों के पुनर्विकास के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि लैंडफिल मीथेन गैस सहित धुएं का उत्सर्जन करने के लिए जाने जाते हैं। धारावी बचाओ आंदोलन के संस्थापक सदस्य एडवोकेट राजू कोडे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि धारावी प्रोजेक्ट एक पुनर्विकास योजना है, जहां निवासियों को केवल धारावी में ही पुनर्वासित किया जाना चाहिए। हमने शुरू से ही धारावी निवासियों को देवनार में ट्रांसफर करने के कदम का विरोध किया है, ये जानते हुए ये बेहद खतरनाक है। इस बीच विपक्ष ने भी भूमि आवंटन को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि अडानी समूह को धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट में मुफ्त में अधिक जमीन मिल गई है। जमीन की कीमत लगभग 5,000 करोड़ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए शख्स रामगोपाल मिश्रा के पिता ने कहा कि जिन लोगों ने उनके बेटे को मारा है उन्हें सजा मिले। उन्होंने समाचार एजेंसी एनआई से कहा कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके परिवार को उजाड़ दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन किया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि घटना के तुरंत बाद हम वहां पहुंच गए थे। इसके बाद इस घटना के जिम्मेदार लग रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच जारी है। हिंसा भड़काने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मंगलवार को आर्थिक सुधार एजेंडा को लेकर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने 15 दिनों के अंदर विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से 228 राजनीतिक नियुक्तियां को हटाने का निर्देश दिया है। मुइज्जू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इसमें 7 राज्य मंत्री, 43 उप मंत्री, 109 वरिष्ठ राजनीतिक निदेशक और 69 राजनीतिक निदेशक शामिल हैं। इससे सरकारी बजट से हर महीने 5.714 मिलियन आरएफ यानी मालदीव की मुद्रा उसकी बचत होगी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि उत्तरी लेबनान में इजरायल के हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। इजरायल के हवाई हमले उत्तरी लेबनान के एओतो की रिहायशी इमारत पर हुए हैं। इस इलाके में ज्यादातर ईसाई लोग रहते हैं।
वो तो उन इलाकों से काफी दूर है जहां इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो दक्षिणी लेबनान में अपने शांति रक्षक सैनिकों को नहीं हटाएगा, जबकि इजराइल ने कई बार कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को वहां से अपने सैनिकों को हटा लेना चाहिए। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के प्रमुख जियां पियरे लेक्रोइक्स ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से कहा कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान यानी यूनिफिल वहां अपने सैनिकों को नहीं हटाएगी। इस फैसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और मिशन में आर्थिक सहयोग दे रहे देशों का पूरा समर्थन है। बता दें, रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बड़े कड़े तेवर में कहा था कि यूनिफिल अपने शांति रक्षक सैनिकों को दक्षिण लेबनान से हटा ले। उनका कहना था ये सैनिक हिजबुल्लाह लड़ाकों के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।